मित्रों नमस्कार। अध्ययन बिंदु के इस डिजिटली प्लेटफॉर्म पे एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। हम लोग करंट अफेयर के कॉन्सेप्ट वाले क्लास पे बात कर रहे थे। आज इस क्लास का पांचवा ये पार्ट है, पांचवा वीडियो है। इसमें हम लोग कर क्या रहे हैं ना कि किसी पार्टिकुलर टॉपिक को लेके जो महत्वपूर्ण है हमारे प्रारंभिक परीक्षा के लिए, वह परीक्षा चाहे RO 2025 की हो या UP PCS 2025 की हो या 17वीं BPSC की प्रारंभिक परीक्षा हो, इस सभी को ध्यान में रखते हुए जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रारंभिक परीक्षा को के लिए महत्वपूर्ण, उसको हम लोग एक एक करके पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। उसके जो भी समग्र बिंदु बन सकते हैं, उस टॉपिक से जो जो भी प्रश्न बन सकते हैं, संभावित प्रश्न, उसको लेके हम लोग चर्चा कर रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। एक बार फिर से हम बता दें कि ये जो करंट अफेयर है ना, वो दिसंबर 2024 से जून 2025 तक के घटनाक्रम पे आधारित है, जिसमें घटनासार की पत्रिका और ई दृष्टि की प्रतिक्रिया पत्रिका, क्रॉनिकल और प्रतियोगिता दर्पण योजना और भी कुछ महत्वपूर्ण जो इंस्टीट्यूट हैं, जो UPSC या BPSC के क्षेत्र में शीर्ष स्थान पे हैं और अच्छे काम कर रहे हैं, उनसे संबंधित जो भी मैगजीन निकलती है, वहाँ पे जो भी घटनाक्रम की चर्चा हुई है, वहाँ से ये सब हम लोग इनपुट ले रहे हैं, है ना। तो जो भी उस मैगजीन में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं और जो घटनाक्रम पे, उसी को लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने 4 पार्ट में लगभग 20 टॉपिक को हम लोगों ने देख लिया है, उसके एक एक डायमेंशन को विस्तार से देखा है। चलिए आज शुरू करते हैं आज के पहले टॉपिक को। आज का पहला टॉपिक है कि हाल ही में संसद में 6 नए भाषाओं को अनुमोदन के लिए विस्तार दिया गया है, यानी कि 6 अन्य भाषाएं जोड़ी गई हैं, जिसमें हम जो सदन जो भी चर्चा होती है ना सदन में, उसमें हम चर्चा कर सकते हैं या अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं या जवाब प्राप्त कर सकते हैं, है ना। पहले इसमें ना अभी तक इसके पहले जो ये 6 भाषाएं जोड़ी गई हैं, इसके पहले 10 भाषाओं में हम क्वेश्चन पूछ सकते थे संसद में, और उसका जवाब भी 10 भाषाओं में हम प्राप्त कर सकते थे। ठीक। तो ये कौन कौन सी 6 भाषाएं जोड़ी गई हैं, ये वेरी महत्वपूर्ण की टॉपिक में इसको रख सकते हैं हम लोग, कि जो हमारा करंट अफेयर के जो भी क्वेश्चन आते हैं, उसके टॉपिक, महत्वपूर्ण टॉपिक की वेरी इंपॉर्टेंट श्रेणी में रख सकते हैं। देखिए 6 भाषाएं जो जोड़ी गई हैं ना, वो कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई हैं, कैसे इस टॉपिक को थोड़ा सा तोड़ के आसान बनाने का प्रयास किया गया है। देखिए कौन सी 6 भाषाएं जोड़ी गई हैं, है ना। तो इसमें पहली भाषा है बोडो, दूसरी भाषा डोंगरी, तीसरी भाषा मैथिली, चौथी भाषा मणिपुरी, पांचवी भाषा उर्दू और छठवीं भाषा संस्कृत को जोड़ा गया है। यानी अब आप संस्कृत में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उर्दू में भी पूछ सकते हैं, मणिपुरी में भी पूछ सकते हैं, संसद की हम बात कर रहे हैं, मैथिली में भी पूछ सकते हैं, डोगरी में भी पूछ सकते हैं और बोडोलैंड में भी पूछ सकते हैं। पहले 10 भाषाएं थी, 6 और जोड़ दिया गया, यानी अब 16 भाषाओं में हम लोग संसद के अंदर जो माननीय सांसद महोदय हैं उन लोगों के द्वारा 16 भाषाओं में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसका जवाब प्राप्त किया जा सकता है, या अन्य जो संसदीय गतिविधि है उसमें 16 भाषाओं को शामिल किया जाता है। लक्ष्य कितने का है, जो 22 भाषाएं हैं ना हमारी, उसको 22 भाषाओं में इसको क्वेश्चन पूछने का और ये जो संसदीय प्रक्रिया है वहां तक पहुंचाने का लक्ष्य है। अभी कहाँ पहुंचे हम लोग, 16 भाषाओं तक पहुंचे हैं। ठीक। ये जो 6 भाषाओं को जोड़ा गया है ना, ये कब जोड़ा गया, तो ये 11 फरवरी 2025 को ये 6 भाषाओं का अनुमति प्रदान किया गया कि हाँ अब आप इन 6 भाषाओं में भी अपने क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं, या संसदीय गतिविधि में 6 भाषाओं को शामिल किया गया है। ठीक। अब कुल कितनी भाषाओं में अनुमोदन होगा, ठीक है, इसको हम लोगों ने पहले ही देख लिया है। 16 भाषाओं में अब अनुमोदन हो सकता है, जो भी संसदीय कार्यवाही है, संसदीय गतिविधि है, उनका अब 16 भाषाओं में अनुमोदन हो सकता है। इसके पहले 10 भाषाएं कौन कौन सी हैं, जिनको पहले ही इन भाषाओं में संसदीय अनुमोदन होता रहा है। तो देखिए, जो सबसे पहले इसमें तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, असमिया है, बंगाली है, गुजराती है, मराठी है, उड़िया है, पंजाबी है, हिंदी है और अंग्रेजी है। इन भाषाओं में पहले से ही संसद में
ये जो अनुमोदन होता है ना, उसमें होता रहा है। अब 6 में 10 और भाषाएं जोड़ दी गई हैं, यानी अब 16 भाषाओं में अनुमोदन होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अभी फिलहाल कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई है, जैसे बोंडो, डोंगरी, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू और संस्कृत। तो इन 6 भाषाओं को हमको विशेष ध्यान में रखना है, कब जोड़ा गया है ये भी, और अब कुल कितनी भाषाओं में संसदीय भाषा में अनुमोदन हो सकता है संसदीय कार्यवाही का, 16 भाषा में। तो 3 चीज हमको विशेषकर, ये 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, ये विशेषकर हमको ध्यान में रखना है। ठीक, तो ये था आज का हम लोगों का पहला टॉपिक। अगले टॉपिक में बढ़े हम लोग। अभी एक काफी महत्वपूर्ण इंडेक्स आया है जिसका नाम जिसे ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 के नाम से जाना जाता है। यह इंडेक्स क्यों जारी किया जाता है? तो विश्व में जो भी महिलाओं के सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति का आकलन करने के हेतु ग्लास सीलिंग इंडेक्स को जारी किया जाता है। ठीक, अब देखिए, इसको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में तोड़ के देखने का प्रयास करते हैं, खुद से ही क्वेश्चन करते हैं कि ये कब जारी किया गया, ये इंडेक्स जो है ना कब जारी किया गया। तो जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है ना, यानी कि 8 मार्च को, उसी दिन ये ग्लास सीलिंग इंडेक्स जारी किया गया। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर। अब एक और क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 की थीम क्या है? तो 2025 की अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम है तेजी से कार्यवाही करें, एक्सेलरेट एक्शन, है ना। तो ये इस पॉइंट को भी याद रखना है कि 2025 में जो महिला दिवस मनाया गया उसकी थीम क्या थी। ठीक, और ये कब मनाया जाता है, यानी 8 मार्च को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 2025 की थीम थी तेजी से कार्यवाही करें, अंग्रेजी में देखेंगे तो एक्सीलरेट एक्शन। ठीक, तो महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ही ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 जारी किया गया। देखिए, किसने जारी किया, यह खुद से ही क्वेश्चन पूछिए कि इस इंडेक्स को किसने जारी किया। तो लंदन स्थित द इकोनॉमिस्ट द्वारा, एक संस्था है, उसके द्वारा इसको जारी किया गया। ठीक, अब ये कितने देशों की महिलाओं की सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति का आकलन करता है? तो केवल 20 देश की महिलाओं की, और वो भी ओईसीडी जो देश है ना, ओईसीडी संगठन के में जो 20 सदस्य देश हैं, उन्हीं देशों की महिलाओं की ये जो 4 प्रकार की स्थिति है उसकी आकलन करता है। भारत इसका मेंबर नहीं है, और ना ही भारत के महिलाओं की सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक स्थिति का आकलन इस ग्लास सीलिंग इंडेक्स में किया जाता है। तो इस चीज को विशेष ध्यान में रखा जाना चाहिए जब हम पढ़ें, तो हमें हमारे ध्यान में एकदम से रहना चाहिए कि भारत की महिलाओं का इसमें ये जो सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति का आकलन नहीं किया गया है। भारत ओईसीडी संगठन का सदस्य नहीं है। एग्जामिनर यहाँ पे क्वेश्चन मतलब जब फॉर्मेट करेगा तो ये फंसा सकता है कि हाल ही में जारी किया गया ग्लास सीलिंग इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है या भारत की महिलाओं की स्थिति क्या है। तो यहाँ से हमको सतर्क रहना होगा कि हमें मतलब एग्जामिनर के झांसे में नहीं आना है। भारत इसका मेंबर है ही नहीं, तो भारत की महिलाओं की स्थिति के बारे में आकलन तो कोई किया ही नहीं गया है इसमें। ठीक, अब ये जो ओईसीडी के जो संगठन के जो 20 सदस्य हैं ना, इसमें से ये जो ग्लास सीलिंग इंडेक्स है, इसमें शीर्ष स्थान किसको आया है? तो फ्रांस को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, फिर स्पेन को, फिर ऑस्ट्रेलिया को, और फिर स्वीडन को इसमें से टॉप 4 रैंक जो है वो प्राप्त किया है ना। सबसे ज्यादा फर्स्ट रैंक पे कौन है? फ्रांस, सेकंड रैंक पे स्पेन, थर्ड रैंक पे ऑस्ट्रेलिया। तो ये ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 को विशेष ध्यान में रखना है, क्वेश्चन यहाँ से बनने की प्रबल संभावना है। ठीक, तो ये था आज का हम लोगों का दूसरा टॉपिक। तीसरे टॉपिक में बढ़े हम लोग। तो भारत का पहला, देखिए जहां ही पहला लग जाए, और वो भी खासकर भारत में या विश्व में, तो ये अपने आप में प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। मुख्य परीक्षा में इसके इम्पैक्ट को से क्वेश्चन बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता, लेकिन जैसे ही किसी देश में, किसी कार्यक्रम में या किसी पुल के, ब्रिज के या
कुछ भी XYZ जो भी पहला लग जाता है तो परीक्षा के दृष्टिकोण से थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, भारत का पहला कांच पुल यानी ग्लास ब्रिज जो बना है, इसके संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं। इसकी थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, पहली जानकारी क्या है, या पहला क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं हम लोग कि जो भारत का पहला कांच ब्रिज है ना, ये जो बना है, इसका उद्घाटन किसने और कब किया। तो यहाँ पे क्वेश्चन एग्जामिनर फंसा सकता है कि इसका, चूंकि भारत का है, भारत का पहला है, तो हमारा दिमाग हो सकता है कि जाए उस पर कि पीएम प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया। तो लेकिन प्रधानमंत्री ने नहीं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन द्वारा कब किया गया, तो 30 दिसंबर 2024 को किया गया। ठीक, तो सबसे पहले ये भी ध्यान में रखना, उद्घाटन किसने किया और कब किया। फिर यह ब्रिज कहाँ स्थित है, तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित है। ठीक, अब यह पुल किसे जोड़ेगा। अगर जो कोई ब्रिज बन रहा है ना, इसके ऊपर कोई ब्रिज बन रहा है, तो ये किसी दो स्थानों को जोड़ेगा ना। तो ये किसको किसको जोड़ रहा है, तो विवेकानंद मेमोरियल को 133 फीट बनी ऊंची तिरुवल्लुर प्रतिमा को जोड़ रहा है ना। तो विवेकानंद मेमोरियल को तिरुवल्लुर की जो प्रतिमा है, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे इमेज में, ये तिरुवल्लुर की प्रतिमा है, कितनी लंबाई है, 133 फुट, और ये क्या है, विवेकानंद मेमोरियल है। तो इसी को ये क्लास का जो ब्रिज बना है ग्लास का, ये जोड़ रहा है ना। तो ये हमको ध्यान में रखना है। 2-3 क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि ये जो ब्रिज बना है ना, कांच का जो ब्रिज बना है, ये किसको किसको जोड़ेगा, और ये जो तिरुवल्लुर हैं, इनकी प्रतिमा की लंबाई कितनी है, और ये कहाँ पे बना हुआ है, किसने उद्घाटन किया। इन सब सारे क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए हमको ये टॉपिक तैयार करके रखना है। ठीक है ना, कभी भी प्रारंभिक परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। ठीक, अभी इस पुल की लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है, अगर जो डेप्थ में जाके कूट वाले क्वेश्चन बनाने का प्रयास किया जाए तो बनाया जा सकता है ठीक से। कैसे बनाया जा सकता है, खुद ही फॉर्मेट करने का कोशिश करिए क्वेश्चन का। देखिए, अगर जो मान लीजिए आप एग्जामिनर हैं, तो कैसे क्वेश्चन बना सकते हैं कि भारत का पहला, हाल ही में चर्चा में रहा भारत का पहला कांच के ब्रिज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। आपका पहला कथन होना चाहिए कि इस कांच का ये जो पुल है, इसका उद्घाटन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने 30 दिसंबर 2024 को किया। अब आप अगर एग्जामिनर हैं तो 30 को घटा के 25 कर सकते हैं। रॉन्ग स्टेटमेंट बनाने के लिए आप कर दीजिए कि 25 दिसंबर को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने इसका उद्घाटन किया। और यह ब्रिज किसको किसको जोड़ेगा, दूसरा को स्टेटमेंट आप ये रख सकते हैं कि यह ब्रिज विवेकानंद मेमोरियल को तिरुवल्लुर की प्रतिमा से जोड़ेगा। अब आप कूट में ये दे सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब एक दे सकते हैं, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, और केवल न तो एक न तो दो। तो यहाँ पे आपने क्या कूट में दिया है कि 25 को इसका उद्घाटन हुआ, जबकि इसका 25 को उद्घाटन नहीं, 30 दिसंबर को उद्घाटन हुआ। तो जब भी कोई क्वेश्चन देखे ना, कोई टॉपिक देखे, तो आप खुद से भी क्वेश्चन क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं कि एग्जामिनर क्या सोच सकता है इस टॉपिक के संदर्भ में, है ना। तो देखिए, हम लोग कहाँ थे कि पुल की लंबाई और चौड़ाई के बारे में बात कर रहे थे। तो पुल की लंबाई कितनी है, तो 77 मीटर इस पुल की लंबाई है, और चौड़ाई कितनी है, तो 10 मीटर इसकी चौड़ाई है। देखिए, ये जो लंबाई दिख रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक, इसकी लंबाई 77 मीटर है, और ये जो चौड़ाई है ये कितनी है, तो 10 मीटर चौड़ाई है। फिर इस पुल का डिजाइन, इस पुल का निर्माण किस डिजाइन पर हुआ है, तो वो स्टिंग आर्च डिजाइन नाम करके कोई एक डिजाइन होगा जो पुल के स्ट्रक्चर बनाने समय फॉलो किया जाता होगा। तो बस जस्ट हमें याद कर लेना है कि किस मतलब पद्धति पे या किस डिजाइन पे ये पुल बना है, तो वो स्टिंग आर्च डिजाइन पे ये पुल बना है। ठीक, तो ये हम लोगों ने देखा भारत का पहला जो ग्लास ब्रिज है कहाँ बना है, कन्याकुमारी में बना है, यानी तमिलनाडु में बना है। किसने उद्घाटन किया, MK स्टालिन ने उद्घाटन किया। कब किया, 30 दिसंबर को किया। यह पुल किसे जोड़ेगा, किन दो स्थानों को जोड़ेगा, तो विवेकानंद मेमोरियल को 133 फीट की तिरुवल्लुर की प्रतिमा से जोड़ेगा। फिर इस पुल की लंबाई कितनी है, तो 77 मीटर है। इस पुल की चौड़ाई कितनी है, तो 10 मीटर है। और यह पुल किस डिजाइन पे बना है, तो वो स्टिंग आर्च डिजाइन पे बना है।
तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, इस टॉपिक से संबंधित जो भी क्वेश्चन बन सकते थे इसको हम लोगों ने देखा। अगला टॉपिक हमारा क्या है, देखिए इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में रख सकते हैं। एक्चुअली जो भी यहाँ पे टॉपिक रखा गया है ना, आप देखेंगे अगर जो आप थोड़ा सा गंभीर अभ्यर्थी हैं और ये जो आयोग है ना, यूपीपीसीएस आयोग और बीपीएससी आयोग, इसकी थोड़ी भी आप समझ रखते हैं, इस आयोग के क्वेश्चन फॉर्मेट करने की प्रकृति को थोड़ा आप समझते हैं ना, तो आप देखेंगे कि जो साइंस के जो क्वेश्चन है ना, करंट अफेयर के खासकर वो वहां पे ना डेप्थ में जाके क्वेश्चन पूछाता है। अभी जो 2024 वाला यूपीपीसीएस का पेपर हुआ था ना, यूपीपीसीएस का, आप देखेंगे कि करंट अफेयर को काफी डेप्थ में जाके क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ तक कि एक एक डेट को बहुत बारीक से मेजर किया गया था, है ना। तो उसी को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा इस टॉपिक को भी डेप्थ में बनाने का प्रयास किया गया है, और जो भी है चीजें थोड़ा सा ना मतलब डीप में जाके क्वेश्चन यहाँ से फॉर्मेट किया जा सकता है। देखिए टॉपिक क्या है हमारा, कि चंद्रमा पर सफल लैंडिंग हेतु ब्लू घोस्ट मिशन, है ना। नाम में ही थोड़ा अटपटा है, अजीब है, बट ये बहुत महत्वपूर्ण मिशन है। देखिए ये जो ब्लू घोस्ट मिशन है ना, इससे संबंधित क्या क्या क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं आपके मन में, अगर जो जब टॉपिक पढ़ने जाएं तो आपके मन में क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, इसको यहाँ पे ना उकेरा गया है, मतलब आपके मन में जो भी प्रश्न उठे ना, उसको पहले से ही यहाँ पे बना के रखा गया है। देखिए जैसे आपके मन में पहला प्रश्न क्या में उठेगा कि ब्लू घोस्ट जो मिशन है ना, इसको किस कंपनी ने बनाया होगा, यानी किसी निजी कंपनी ने इस मिशन को जारी किया है, किस निजी कंपनी ने इस मिशन को जारी किया है। तो ये एक तो किसी गवर्नमेंट का मतलब मिशन नहीं है, जैसे मान लीजिए नासा का नहीं है, ना ही इसरो का है, ना ही जाक्सा का है, ना ही रॉसकॉस्मोस का है, मतलब जो भी ये मैं नाम ले रहा हूँ ये मतलब किसी देश की राष्ट्रीय मतलब स्पेस एजेंसी है। तो ये एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा बनाया गया है। कौन सा, क्या नाम है, फायर फ्लाई एरोस्पेस, ये यूएसए की एक कंपनी है। इसी ने ब्लू घोस्ट मिशन नामक चंद्रमा पर जाने के लिए एक मिशन को लॉन्च किया। फिर इस मिशन का उपनाम क्या है, तो घोस्ट राइडर इन द स्काई इस मिशन का उपनाम है। ठीक, अब अन्य क्वेश्चन क्या बन सकता है, यह मिशन कब और किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया। मिशन है तो मान लीजिए कोई सैटेलाइट ही तो छोड़ा गया होगा, तो ये किस रॉकेट, कब और किस रॉकेट द्वारा छोड़ा गया। तो इस मिशन को 15 जनवरी 2025 को स्पेस एक्स का फाल्कन 9 जो हैवी वाला रॉकेट है ना, उसी से इसको छोड़ा गया। ठीक है, तो दो डेट हमें यहाँ पे ध्यान में रखना है, कौन सा, एक कि ये 15 जनवरी को छोड़ा गया, फिर किस रॉकेट से छोड़ा गया, तो फाल्कन 9 से इसको छोड़ा गया। फिर चंद्रमा की सतह पर कब लैंडिंग किया इसने, तो 15 जनवरी को ये छोड़ा गया, ठीक है, और 2 मार्च 2025 को इसने चंद्रमा पर लैंडिंग किया। इसकी कुछ विशेषता है, ये सामान्य लैंडिंग नहीं है। जैसे हम लोगों ने भेजा था ना चंद्रयान मिशन, तो हमारा जो रोवर था और जो लैंडर था विक्रम था, वो जो लैंडिंग किया था, इससे थोड़ा सा ना ये विशेष प्रकार का ये लैंडर है। देखिए चंद्रमा किसी सतह पर सीधा उतरने वाला, चंद्रमा की किसी सतह पर सीधा उतरने वाला पहला और निजी क्षेत्र का दूसरा मिशन है। यानी जो सीधा उतरने वाला ये जो मिशन है ना, ये जो सैटेलाइट है, ये सीधे जस्ट चंद्रमा पे लैंड कर दिया है ना, सीधा उतरा है। तो ना तो इसके पहले किसी ने प्राइवेट मतलब सरकारी कंपनी ने या प्राइवेट कंपनी ने सीधा कोई उतरा है वहां पे, और ना ही उसके दूसरा, ये यानी कि दूसरा निजी मिशन था, लेकिन ये पहला सीधा उतरने वाला मिशन था। ठीक है, इससे पहले किसी निजी कंपनी, इंस्टीट्यूशन मिशंस, इससे पहले जो एक और मिशन गया था ना, वो सीधा नहीं उतरा था, उसका नाम क्या था कि इंस्टीट्यूशन मिशंस 2024 ने ओडिसियस लैंडर का चंद्रमा की सतह पर उतारा था। तो दो चीजें यहाँ पे ध्यान में रखना है हमको। देखिए इसको थोड़ा सा ना फिर से क्लेरिफाई किया जाए, है ना, थोड़ा सा उलझाव हो गया यहाँ पे। देखिए यह जो प्राइवेट मिशन है ना, जिसे घोस्ट मिशन, ब्लू घोस्ट मिशन नाम दिया गया, ये चंद्रमा की सतह पर सीधे उतरने वाला पहला मिशन है और निजी क्षेत्र का ये दूसरा मिशन है।
अब ये जो दूसरा है, तो दूसरा वाला पहले कौन गया था? इससे पहले, यानी ये जो दूसरा वाला मिशन है, ये निजी क्षेत्र के इंस्टीट्यूशन माइन मशीन्स ने 2024 में ओडिसियस लैंडर को चंद्रमा की सतह पर उतारा था। समझ गए आप? तो ये दो मिशन हैं, मतलब ये पहली बार सीधे उतरा है, और इसके पहले जो प्राइवेट कंपनी ने जो भेजा था ओडिसियस लैंडर नामक, जो चंद्रमा की सतह पर लैंडर उतरा था। ठीक है, देखिए ब्लू घोस्ट मिशन के तहत के लैंडर का नाम क्या रखा गया? यानी जो ब्लू घोस्ट ये जो मिशन है, इसके लैंडर का नाम रखा गया, क्या नाम रखा गया? गोल्डन, है ना, इसका नाम रखा गया गोल्डन। ब्लू घोस्ट मिशन के लैंडर का कार्यकाल चंद्रमा की सतह पर कितने दिनों का था? तो ये इसका कार्यकाल सिर्फ 14 दिनों का था। ठीक, तो इस चीज को भी हमें ध्यान में रखना है कि इसका कार्यकाल सिर्फ 14 दिनों का था। फिर ब्लू घोस्ट का नाम अमेरिका में के जुगनुओं का एक दुर्लभ प्रजाति के नाम पर पड़ा है। जो जुगनू होते हैं ना, तो अमेरिका में जो जुगनू पाए जाते हैं, उनकी एक दुर्लभ प्रजाति के नाम पर इसको ब्लू घोस्ट नाम दिया गया। तो ये ब्लू घोस्ट मिशन है ना, इससे संबंधित हमको इतनी जानकारी पता होनी चाहिए, खासकर प्रारंभिक परीक्षा के लिए। एक दो बार इसको देख लीजिएगा, कुछ कंफ्यूजिंग नाम है तो उसको 2-3 बार आप पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। आज का अंतिम टॉपिक हम लोगों का है कि सुनीता विलियम्स की धरती पर वापसी। अब इससे संबंधित जो जो भी प्रश्न बन सकते हैं उसको हम लोग देखते हैं। यानी ये कब धरती पर वापस आई? जो बीच में गई थी ना, केवल उसको परीक्षण करने के लिए 1 सप्ताह के लिए गई थी, लेकिन वो वहाँ पे कुछ तकनीकी गड़बड़ी हो गया, इसके लिए 6 महीने उनको रुकना पड़ा। देखिए कब वापस आई हैं ये? तो 19 मार्च 2025 को वापस आई हैं। कितने महीने के बाद वापस आई हैं? तो 9 महीने के प्रवास के बाद ये वापस आई हैं। फिर किस मिशन द्वारा वापस आई हैं? तो ड्रैगन कैप्सूल क्रूज 9, ये स्पेस एक्स कंपनी की ड्रैगन कैप्सूल क्रूज 9, ये जो वाहन था उससे ये वापस आई हैं। फिर ड्रैगन कैप्सूल क्रूज 9 किस खाड़ी में लैंड हुई? यानी जब वो आपने देखा होगा ना कोई क्लिप, आपने वीडियो या यूट्यूब पे देख लिया होगा कि इनका यान कहाँ पे लैंड हुआ था, तो फ्लोरिडा की खाड़ी जो है ना, वहां पे इसका इसने मतलब ये जो यान है वो लैंड किया था। फिर सुनीता विलियम्स के साथ कौन कौन वापस आया है? तो 4 लोग वापस आए हैं। एक तो सुनीता विलियम्स खुद, दूसरा बुच बिलमोर, फिर निक हैग जो यूएसए के हैं, और तीसरे अलेक्सांद्र गुरबेनोवा, ये थोड़ा रूसी नाम, थोड़ा अटपटा होता है। तो ये और 3 व्यक्ति, 2 नंबर 3 नंबर और सुनीता विलियम्स खुद ही। तो ये 4 व्यक्ति इस कैप्सूल से वापस आए हैं। कौन से कैप्सूल से? ड्रैगन कैप्सूल क्रूज 9 से। ठीक, अगला प्रश्न क्या बन सकता है? सुनीता विलियम्स कब अंतरिक्ष गई थी, यानी अंतरिक्ष स्टेशन पे कब गई थी? तो ये गई थी 5 जून 2024 को। वापस कब आई हैं? 19 मार्च 2025 को। 5 जून 2024 को बुच बिलमोर बोइंग और नासा के 8 दिनों की ज्वाइंट क्रूज फ्लाइंग टेस्ट मिशन, जिसका उद्देश्य स्टार लाइनर के स्पेसक्राफ्ट की अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष स्टेशन पर ले जाकर वापस लाने की क्षमता का टेस्ट करना था। यानी ये टेस्ट मिशन पे गई थी, लेकिन वहां पे कुछ तकनीकी खराबी के कारण 9 महीना इनको वहां पे बिताना पड़ा। तो ये जो सुनीता विलियम्स हैं जिनकी धरती पे वापसी हुई है, इससे संबंधित ये क्वेश्चन हम लोगों को इतना, मतलब जो भी क्वेश्चन बन सकता है इसको हम लोगों ने देखा। इसको विशेष थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। टॉपिक नंबर 4 आज का, और टॉपिक नंबर 5th और 4 दोनों को, यानी ब्लू घोस्ट मिशन को भी और सुनीता विलियम्स की धरती पे वापसी का भी क्वेश्चन सिर्फ यही हो सकता है। डेट इसमें महत्वपूर्ण है कि कब गई थी और कब वापस आई थी, और किस मिशन से गए, मतलब किस मिशन के द्वारा ये वापस आई थी। तो ये 3 जो बिंदु है ना, ये इस टॉपिक के लिए महत्वपूर्ण बन जाते हैं। ठीक है, तो ये आज का था। हम लोगों के 5 जो टॉपिक का सेशन चल रहा है कि 5 टॉपिक हम लोग डेली डिस्कस करते हैं कॉन्सेप्ट वाले, इसका ये आज का 5वां पार्ट था। इसके अलावा हम लोग क्या कर रहे हैं ना, 50 जो 1 लाइनर क्वेश्चन हो सकते हैं करंट अफेयर का, 1 लाइनर 50, 1 लाइनर
इसको हम लोग डेली डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, तो एक तरीके से हम लोग वन लाइनर भी कंप्लीट कर रहे हैं और ये जो कॉन्सेप्ट वाला यानी बड़े टॉपिक है इसको भी कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है। भटकाव से बचिए और स्वास्थ्य पे भी ध्यान रखिए, थोड़ा ध्यान दीजिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। यदि आपको थोड़ा सा ये वीडियो ठीक लगा हो तो एक बार लाइक कर देंगे तो अच्छा लगेगा। अगर जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देंगे तो थोड़ा और अच्छा लगेगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।